नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं अपन, जो वीडियो एग्जाम है आपका नवंबर में, वीडियो का जो एग्जाम है उसके लिए चौथा मॉडल पेपर है आपके से कम्प्लीटली। जो मैथमेटिक्स के जो मॉडल पेपर्स हम आपके लिए लेके आए रहे, उनमें आपका चौथा मॉडल पेपर कम्प्लीटली हम आपके लिए लेके आए हैं। तो बहुत प्यारी वैरायटी है, अच्छी वैरायटी, इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कम्प्लीटली सेम टू सेम देखने को मिलेंगे भी। तो अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है, विदाउट स्किप किए देखा, तो बहुत यूँ समझ लीजिए बहुत फ़ायदा मिलने वाला आपको मेन एग्जाम में। 30 नंबर का 24 क्वेश्चन है जो अपन कम्प्लीटली इस मॉडल पेपर के माध्यम से कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो चलो एक एक करके जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में वीडियो मेंस 2025 में, वो सारे टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो कम्प्लीटली एक अच्छा मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया गया है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो चलो, तो पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपके सामने, वो प्रतिशत टॉपिक्स है जनसंख्या से। और क्वेश्चन ये कहता है एक गाँव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। ये 4% वार्षिक की दर से बढ़ती है। तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व क्या थी? तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या पूछी गई आपसे। तो आपसे जो जनसंख्या पूछी गई वो पूछी गई 2 वर्ष पहले जनसंख्या, 2 वर्ष पहले जनसंख्या। तो आपसे जो जनसंख्या पूछी गई वो पूछी गई 2 वर्ष पहले। अब 2 वर्ष पहले जनसंख्या पूछी तो अपन क्या करें, 2 वर्ष पहले निकालो, चाहे कैसे भी निकालो, जनसंख्या हमेशा वर्तमान से निकलती है। तो ये लिख दिया अपन ने वर्तमान। और वर्तमान लिखने के बाद अपन लिखेंगे वर्दी हो रही है तो 100/104, 4 की वर्दी है। और अगर 2 बार वर्दी हो रही है 2 साल तक, 2 बार लिख दो। 3 बार होते 3 बार लिखते, और 4 बार होते 4 बार लिखते, 5 बार होते 5 बार, मतलब जितनी बार वर्दी होती है ना उतनी बार लिखना पड़ता है अपन को। ठीक है, चलो अब 4 से काट दिए 25 बार कट जाएगा, ये 26 बार कट जाएगा, ये 25 बार कटेगा, ये 26 बार कटेगा। और आपको देखो स्क्वायर पता होना चाहिए, 26 का जो स्क्वायर होता है 676 होता है। 26 को 26 से गुणा करते हैं, जैसे 26 26 676 होता है, मतलब 100 बार कट जाएगा आपका। 25 को 25 से गुणा किया तो ये हो जाएगा आपका 625, और 625 को 100 से गुणा कर दीजिए आप, तो 625 के पीछे 2 जीरो लगा दीजिए। तो एग्जैक्टली जो आंसर, जो जनसंख्या आएगी आपके सामने, वो जनसंख्या निकल के आएगी आपकी 62,500। जनसंख्या प्रैक्टिकली अप्रोच करेगी आपकी 62,500। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका। बिल्कुल सिंपल, जो प्रतिशत टॉपिक से जनसंख्या से लिया गया है। बहुत प्यारा और मज़ेदार टॉपिक है, जिसकी इजीली पॉसिबिलिटी एग्जाम के अंदर और काफ़ी आसान आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, किस प्रकार से अपन कर सकते हैं आपके सामने। तो ये होगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है उसको गौर से देखिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपको देखो सुनिए। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दिया। शेष बचाए हुए राशि 10% उसने ट्रस्ट में दे दिया। तो इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपये बचे। तो उसकी आय बताइए। ये भी जनसंख्या वाले तरीके से कर सकते हैं अपन। तो उसकी आय आपसे पूछी और आपको बचत दे रखी है। इसमें एक रिलेशन होता है ये बचत और आय के अंदर। तो क्या रिलेशन होता है बताते हैं आपको। ये बचत बराबर आय, और जितने भी खर्च किए जाते हैं ना वो आय में से किए जाते हैं। जैसे पहला खर्चा किया मान लो x, तो खर्चा हमेशा माइनस में होता है। जनसंख्या में तो हम प्लस भी लेते हैं, वर्दी होती है तो। ठीक है, 100 - x/100 पहला खर्चा। फिर लिखा 100 - y/100 दूसरा खर्चा। फिर तीसरा लिखा 100 - z/100 तीसरा खर्चा। इस प्रकार जितने भी खर्चा हो उतने खर्चा अपन लिख सकते हैं आपके सामने, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ बचत दे रखी है आपको 10,080, बचत लिख दी। आय का पता नहीं, आय को x मान लीजिए आप। पहली जो खर्चा किया 20% है, 100 में से 20 घटाओ, ये हो जाएगा आपका 80/100। और दूसरा खर्चा 30% है, तो 100 में 30 घटाओ तो 17/100। 10 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 90/100। अब जो कट रहा है उन सबको काटना पड़ेगा भी। तो पहले तो हम जीरो काउंट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया अभी। 1 जीरो में इधर काट रहा हूँ, इधर नहीं काट रहे हैं। फिर 8 का पाड़ा बोलो, 8 × 8, 1 × 8, 2 × 16, 6 × 48। फिर 7 का पाड़ा बोलो, 1 × 7, 1 × 7 आना, 8 × 7 = 56, 18 बार कट गया। 9 से काटो 1 बार, 9 दूनी 18, 2 बार। तो देखो 2 बचा सिर्फ उधर, इधर बचा आपका 10,000, और 10,000 को इधर 2 से गुणा कर दो। तो x की वैल्यू जो निकल के आ गया आपके सामने वो आ गया आपके सामने 10,000। और भी देख लेते संख्या बच रही उधर आपकी। तो देखो संख्या इधर तो यही है, इधर बचा था आपका 2, बाकी तो नहीं है संख्या, देखो है ना। तो यहाँ पर 2 बचा था, 10,000 को 2 से गुणा कर दो, तो ये 2 लगा दीजिए आप, 10,000 ये लिख दिया। एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा आपका 20,000। तो आपका आंसर होगा 20,000 रुपये। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो आपका आंसर जो कंटेन किया जाएगा और आपका आंसर जो निकलेगा वो होगा 20,000 रुपये। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, बिल्कुल सिंपली। तो तरीका बहुत लाजवाब है, अच्छा तरीका है।
तो जब भी आय और बचत का क्वेश्चन आपको देखने को मिले जहाँ शेष का शब्द का इस्तेमाल किया जाए, जैसे यहाँ पर क्या शेष शब्द का इस्तेमाल किया जाए, तो फिर यह तरीका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कुल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, शेष का बोला है, और जब शेष का बोला है तो आपको यही काम करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आप नोटिस कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाती है। तो दो संख्याएं दे रखी है भी आपको 5:8 के अनुपात में। तो मान लीजिए पहली संख्या 5x और दूसरी 8x है। अब प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हैं, 10 जोड़ रहे हैं, तो अनुपात ये हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ देता हूँ, ये पहली संख्या में 10 जोड़ दिया, दूसरे मैंने 10 जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो अनुपात जो प्राप्त हो रहा है ये प्राप्त हो रहा है 2:3। मतलब इस अनुपात को बराबर कर दो, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। चलो कर देते हैं, 5x + 10 बटे 8x + 10 = 2/3। ये हो जाएगा। अब वज्र गुणा करो, मतलब कैंची गुणा करो, 3 को इधर गुणा कर दो और 2 को इधर गुणा कर दीजिए। ये तो आपको करना ही पड़ेगा भी। चलो 3 को उधर गुणा किया कितना हो गया आपका 15x, और 3 को 10 से गुणा किया 30, इधर 2 से गुणा किया तो 16x, और 10 से गुणा किया तो हो जाएगा 20। ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा आपका 10 है ना, और इधर कितना बचेगा आपका x = आ गया आपका 10। अब क्या पूछा, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या कितनी थी बताओ, आपकी 5x थी, इसमें x का मान 10 रख दो, 10 रखते आंसर हो जाएगा 50। तो जो पहली संख्या निकल के आ रही है आपकी वो आ जाएगी आपकी 50। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजी। ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा और अच्छा क्वेश्चन है, जो काफ़ी ईजिली और काफ़ी आसानी से डन कर दिया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, जो अनुपात समानुपात टॉपिक से लिया गया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अपना नोटिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी अनुपात समानुपात से लिया। 9,000 रुपये की एक धनराशि को ABC में 4:5:6 के अनुपात में बांटना है। ए और सी की प्राप्ति का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ABC का टोटल जो हो रहा है वो जोड़ लेते हैं, 6 भाग, तीसरे का 5 भाग इसका, 4 भाग इसका, टोटल 15 भाग हो रहा है भैया। और 15 भाग बराबर दे रखा आपको 9,000 रुपये। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो टोटल के बराबर टोटल कर देते हैं। तो 15 भाग बराबर हो रहा है 9,000 रुपये। तो एक भाग बराबर निकाल लेते हैं पहले। तो 15×5 = 75, 15×6 = 90, 600 रुपये। तो एक भाग बराबर आ गया आपका 600 रुपये। अब पूछा ए और सी की प्राप्ति का अंतर। तो ए और सी में कितने का अंतर आ रहा है, नोटिस करो, 2 का अंतर है भैया। तो 2 भाग बराबर निकाल दीजिए आप, 200 दोनों साइड गुणा कर दो, ए और सी की प्राप्ति का अंतर आ जाएगा 6 दूनी 12। तो एग्जैक्टली जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा आपका 1200 रुपये। आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा आपका 1200 रुपये। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली। तो आंसर होगा आपका 1200 रुपये। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला क्वेश्चन आप जब देख रहे हैं उनको नोटिस करो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो सुनो। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या होगी। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है। अब 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपको दे रखा है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। अब क्रमागत सम संख्याओं का औसत है ये। तो मान लो कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे मान लो कि सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में से मान लेते हैं 36। अगर इसका माने अपन तो क्रमागत सम संख्या होना चाहिए, सबसे बड़ी 36 मानेंगे। तो इससे छोटी जोड़नी पड़ेगी फिर आपको, है ना। तो इससे छोटी कितनी आएगी बताओ आपकी, 34, 32 और 30। इन सबका जोड़ और इनका औसत 27 आना चाहिए आपका। और बटा किसका भाग लगाना, 4। पहला मेथड तो ये कहता है भैया आपको। ठीक है। तो जोड़ दीजिए, 30 तो 4 बार 120, और 120 से कितना 130, और 130 132 हो जाएगा। अब 4 का बाड़ा बोलिए, 1 2 4 3 चौक 12 और 2 चौक 8, 3 चौक 12। ये 33 का औसत आ रहा है, जबकि 27 का आना चाहिए। तो ज़्यादा हो रहा है तो इससे छोटी संख्या लेनी पड़ेगी आपको। तो सबसे बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी 32, फिर लेना पड़ेगा 30, फिर ले लिया आपने 28, और फिर ले लिया आपने 26। ऐसे ले। चलो अगर हम बात करें 30 की, तो ये 30 30 3 बार 90 हो जाएगा, और 90 और 26 कितना हो जाएगा आपका, 4 का भाग तो लगाना ही पड़ेगा जब। और 90 और 26 कितना होगा, 116। अब 116 में 4 का भाग लगा, 2 चौक 8, और देखो 2 चौक 8 हो गया, 9 चौक 36। तो ये देखो 29 आ रहा है। ठीक है। यहाँ भी ज़्यादा की पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं, तो 30 लेना पड़ेगा भाग। चलो 30 ले लेते हैं आपको। ये 30 ले लिया, एक तरीका तो ये आपका। फिर अपन ने क्या ले लिया, 28, फिर ले लिया अपन ने 26, फिर ले लिया अपन ने 24। अब भाग लगा दीजिए आप। अगर आप करना चाहो तो देखो कर सकते हैं। ये 4 30 को 30 30 60 हो जाएगा, और 60 80 हो जाएगा, और 80 108 हो जाएगा।
108 में आप 4 का भाग लगा दीजिए, 4 का ही लगाना, 2 चौक 8, 7 चौक 28, बिल्कुल सही बात है। तो एग्जैक्टली आंसर वो बड़ी संख्या जो है आपकी वो 30 हो जाएगी, बिल्कुल सिंपली। एक तरीका तो ये भी है, और दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, औसत को योगफल बढ़ाने के लिए आप 4 से गुणा कर दीजिए, 27 चौक 108 कर दीजिए, और फिर पहली संख्या को x मान लो, दूसरी को x+2, x+4, x+6 ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है, और मान के इसके बराबर कर दो, वहाँ से x का मान निकाल देना। तो सेकंड मेथड है, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर बाय ऑप्शन इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। जैसे इन दोनों मेथड में जो पसंद आए वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, इसका भी गौर से देखो, ये भी औसत का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है। 120 तो छात्र है और उनके अंकों का जो औसत है वो 35 भी है। और आगे क्या बोलिए, यदि उत्तीर्ण होने वाले, ये उत्तीर्ण ले लेता हूँ मैं, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत 39 है, और अनुत्तीर्ण होने वाले, ये अनुत्तीर्ण होने वाले, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत 15 है, और दोनों का 35 दे रखा है, ये दे। तो पहले अनुपात एलिगेशन मेथड से निकालते हैं, इस प्रकार से अनुपात निकाल देंगे। दोनों का कॉमन बीच में लिखा जाता है हमेशा। इधर तिरछा अंतर करो, क्या आएगा 4, इधर तिरछा अंतर करोगे तो आएगा 20, 4 से कटेगा 5 बार, तो 5:1 के अनुपात में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण है। तो उत्तीर्ण वाले छात्रों की संख्या बतानी है आपको, तो 5 भाग तो उत्तीर्ण, 1 भाग अनुत्तीर्ण, टोटल हो गया 6। तो 6 भाग बराबर दे रखा भी आपको 120, लिख देता हूँ 6 भाग बराबर 120, तो 1 भाग बराबर हो गया 20। अब आपको चाहिए उत्तीर्ण होने वाले, तो उत्तीर्ण वाले कितने, 5 भाग बराबर, 5 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 100। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की जो संख्या है आपकी वो आ गया ऑप्शन 100, बिल्कुल सिंपली। मतलब उत्तीर्ण होने वाले जो छात्र है आपके, पास होने वाले जो छात्र है आपके, वो 100 हो जाएंगे आपके सामने। कितने हो जाएंगे बताओ, 100। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या होगी आपके सामने 100। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी आपकी, 100। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगला क्वेश्चन जो आप नोटिस कर रहे हैं उसको गौर से देखो। किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक दर से 7 से 3/4% वार्षिक दर रह जाने से उसकी वार्षिक आय से 61.50 रुपये की कमी हो जाती है, तो उसकी पूंजी बताइए, मतलब मूल राशि बतानी है। तो भैया इसका एक तरीका है बहुत ज़बरदस्त, मूलधन बराबर SI × 100/RT, ऐसा कहते हैं अपन। ये बहुत अच्छा तरीका है और इम्पोर्टेंट है। ब्याज दे, ब्याजों का योग दे, अंतर दे, कम दे, अधिक दे, सबको SI की जगह लिखना है आपको। तो यहाँ ब्याजों का अंतर दे रखा, मतलब कम दे रखा है 61.50, तो वहाँ SI की जगह लिख दिया आपने। 2 दरें दे रखी, ऊपर ब्याजों का अंतर है, तो जो 2 बार देता है उनका अंतर आता नीचे, तो मैं लिख देता हूँ 8%, और दूसरी दर 7 से 3/4, 7 चौक 28, 31/4% हो जाएगा। तो ये दरों का अंतर आ गया, ऊपर ब्याजों का अंतर है, तो और नीचे समय आ जाएगा प्रतिवर्ष, मतलब 1 वर्ष। इसको कैलकुलेट करते ही आपका आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट कर देते हैं अपन। ये जो पॉइंट हटेगा ना, नीचे 100 लग जाएगा इसकी वजह से, तो मैं 7 के साथ पॉइंट भी हटा रहा हूँ, और ये तो ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, नीचे इसका पॉइंट हटाओ तो पहले 100 से गुणा कर दिया मैंने। आगे देखो नीचे लसे ले लिया 4 मैंने, ये 8 चौक 32, 32 में 31 गया आपका, ये देखो, तो ये बच गया आपका 1, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 100 से 100 कट गया आपका, और 4 पलटा मार के ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ये कैसे 0, 5 चौक 20, हासिल 2, ये 6, 6 चौक 24, ये हो जाएगा 24,600। ये होगा आपके सामने 24,600 रुपये। कितना होगा बता आपका 24,600 रुपये, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 24,600 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका मूल पूंजी। तो मूल पूंजी कंप्लीटली अपन डिनोट कर पाए हैं या कंप्लीटली निकाल पाए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो नोटिस कर रहे हैं इसको गौर से देखो आप। ये जब ब्याज की कई दरें गया तो उसके ऊपर क्वेश्चन दे रखा है आपको। तो यहाँ पर जो दे रखा है सरल ब्याज दे रखा है 1120 रुपये। तो धन राशि पूछी, इस पैटर्न के ऊपर है SI बराबर मूलधन बटा 100। अगर एक दर एक समय दे तो एक बार ही लिखते हैं अपन, 2 दर 2 समय दे तो 2 बार लिखते हैं, और ज़्यादा दर ज़्यादा समय दे तो ज़्यादा बार लिखते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पर सरल ब्याज दे रखा है आपको 1120 रुपये। मूलधन नहीं दे रखा है, मूलधन निकालना है। पहली दर पहला समय दे रखा है, नोटिस कीजिए 4% है, 2 वर्ष के लिए 4% है, 4 वर्षों के लिए 6% है, और 3 वर्षों के लिए 8% है। ये इस प्रकार से दे रखा है। अब जो कट रहा है उनको काटेंगे, पहले 1120 को उधर जाके 100 से गुणा कर दो इधर, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा बराबर P। ये देखो 8 या 24, 6 48, 48 56 हो जाएगा। ये लो 56, 56 दूनी 112 होता है, ये 20 बार कटेगा। 20 को 100 से गुणा कर 2000 रुपये।
तो मूल राशि जो निकल के आ जाएगी आपकी वो 2000 रुपये होगी। मतलब मूल राशि जो होगी, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, मूल राशि होगी आपके 2000 रुपये, जो कि बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से अपन कर दी। मतलब मूल राशि होगी आपकी 2000 रुपये। ठीक है, अब आ जाता है अपने क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो सुनो आपको। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है ना, वो 65 रुपये है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे तरीके से हम कह सकते हैं कि 10% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, वो 21% होता है ब्याज, और साधारण ब्याज जो होता है ना, वो 20% होता है। और दोनों का अंतर जो दे रखा है आपको 1% है, और 1% बराबर दे रखा है भी आपको 65 रुपये। ठीक है, अब दोनों का अंतर 1% आप 65 रुपये। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, और वह धनराशि 100% होती है भी, 100 से दोनों साइड गुणा कर दीजिए। तो 100% बराबर हो गया आपका 6500 रुपये। ये 100% ही मूलधन है, 100% ही क्या आपका मूलधन है। तो 6500 रुपये ये मूल राशि हो जाएगी आपकी, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दी। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखने को मिला, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने हो गया। अब आ जाते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो सुनो आपका। एक व्यक्ति 2 मेजों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ होता है तो दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में से कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो भैया ब्रह्मास्त्र गणित का परसेंटेज परिवर्तन, तो ज़्यादा डबल प्रतिशत की बात आती है ना, वहाँ परसेंटेज परिवर्तन इस्तेमाल करते हैं भी। तो परसेंटेज परिवर्तन बराबर ±a ±b और ±ab/100, ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बताओ 10% का लाभ हो रहा है, पहले 10% प्लस का है और फिर 10% माइनस का है। तो ये प्लस को माइनस गुणा का अगला चिन्ह भी माइनस का आएगा, और 10 × 10/100 लिख दिया। अब जो कट रहा है उनको काट दो भैया। प्लस का 10 माइनस का 10 कट जाएगा, और ये 2 0 से 2 0 भी कट जाएगी। 1 को x गुणा 1, तो 1% आ जाएगा माइनस का। माइनस का 1% का मतलब 1% की हानि हो जाएगी, क्योंकि आपसे हानि पूछी, माइनस आंसर का मतलब हानि होती है। एग्जैक्टली आप आंसर कहते हैं 1% की हानि होगी। ना तो कई बच्चे जल्दबाजी में कहते हैं 10 का लाभ 10 की हानि, कुछ हुआ ही नहीं। ये गलती कर देते हैं बच्चे कई बार, ऐसी गलती ना करें। इसमें 1% की हानि होगी इस सौदे में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पुटअप किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 20% कम में खरीदता है तथा 5 रुपये कम से बेचता है तो उसे 20% लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भैया जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न है ना, तो पहली लाइन को तो आप देखो ही मत, पहली लाइन को बाद में इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को अगर ट्रिक से करना है और जल्दी करना है तो 2 स्टेप में सोल्व होता है भैया, और एनसीईआरटी वाले तरीके से करोगे तो आधा पेज बढ़ जाएगा पूरा। तो पहली स्टेप में तो आप जो यूज़ करेंगे वही परसेंटेज परिवर्तन, जिससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने यूज़ किया था, ये दोनों को यूज़ करेंगे अपन। माइनस का 20% होगा, कम का मतलब भी होगा, और ये प्लस में होगा 25% लाभ। इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे। तो आप कहते कितना कम करके लिखा, -20, लाभ कितना का है 25 का, प्लस को माइनस गुणा के -20 × 25/100, ये यूज़ कर रहे हैं पहले। ठीक है, जब इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लिया अपन 25 चौक 100, 4 से कितनी बार कट गया आपका 5 बार। ठीक है, अब देखो इसको माइनस कर देंगे अपन। 25 में से 20 गया कितना आ जाएगा 5, और 5 में से 5 गया तो आ जाएगा आपका 0। अब यहाँ पर 0 आ गया। अब हम पहली लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपको प्राप्त हो वो पद पहला वाला, इन दोनों का जो अंतर है वो ये होता है 5 रुपये। कम बोला, कम का मतलब अंतर ही होता है। तो अपन कह सकते हैं 20% - 0% बराबर 5 रुपये। देखो यहाँ माइनस में इसलिए लिखा, कई बार कोई और संख्या भी आ जाए आपको तो घटानी पड़ेगी, फिर ध्यान रखना। नहीं तो इसको लिखने के बाद 20 को नीचे घुमा दो तो 20 ही बचेगा। तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 5/20, और 100% बराबर हो जाएगा 5/20 × 100। ये मूलधन 20 से कट जाएगा 5 बार, तो हो जाएगा आपका 25 रुपये। एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा आपका 25 रुपये, मतलब 25 रुपये आपका आंसर होगा। ये भी लाभ आने क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत रोचक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की आपको वीडियो में आने की पूरी संभावना भी है। बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन है, जिसकी लैंग्वेज बहुत प्यारी थी और अच्छी लैंग्वेज थी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो सुनो। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रम से 20, 25 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम 11 से 10 रुपये में करने का ठेका लिया। तो बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। तो देखो आप जानते हैं कि बंटवारा जो किया जाता है ना, वो कार्य क्षमताओं में किया जाता है। तो मैंने ABC लिखा है, ये तो दिन है इनका, दिनों से पहले कार्य क्षमताएँ बनानी पड़ेगी। तो लसा लेना पड़ेगा पहले। एक संख्या बताओ जिसमें इन सबका भाग चला जाए। 100 में इन दोनों का चला जाएगा। 120 की बात करें, 120 में नहीं जाएगा। अगर हम बात करें, देखो 10 तो सब में से, हाँ, तो अगर बात करें
तो 150 में सबका चला जाएगा, नहीं जाएगा। और 300 की बात करें 300 में चला जाएगा। चलो 300 में देते हैं, तो 300 ले लिया मैंने। प्लस 20 का भाग दो 15 बार, 15 कार्य क्षमता इसकी, 25 कम 25, 25 दूनी 50, 12 कार्य क्षमता है और इसकी 10 कार्य क्षमता है। ये तीनों की कार्य क्षमता है कि बंटवारा इस अनुपात में होगा भैया। टोटल दे रहा है, उन्होंने कुल मिलाकर 1110 रुपये में काम करने का ठेका लिया। तो 1110 टोटल जोड़ दो उसको, 2737 हो गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 37 बराबर 1110 रुपये टोटल वाला। तो 1 बराबर कितना होगा 37 का पाड़ा बोलिए। तो 37 का जब पाड़ा बोलेंगे आप तो ये हो जाएगा 111 3 बार, तो 30 रुपये हो जाएगा 1 बराबर। अब क्या पूछा, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। तो बी का भाग ए के भाग से, देखो बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है ऐसे बोला है। तो 3 अधिक है भैया, तो 3 अधिक है, 3 से गुणा कर दो दोनों साइड। तो 3 से इधर भी गुणा किया तो 90 रुपये अधिक है भैया। तो ये कैसे, बी के भाग से ए का भाग 90 रुपये अधिक है, बी के भाग से ए का भाग 90 रुपये अधिक है। तो बिल्कुल आसान तरीका है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने तैयारी कर रखी है और आप मॉडल पेपर ढूंढ रहे हैं, इससे अच्छा विकल्प आपको कहीं भी नहीं मिलेगा भैया। बेस्ट ऑफ वेरिएंट है, तरीके लाजवाब मिलेंगे। और मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो सब वेराइटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 12 था आपको। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, यदि 3 नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। अब 3 नलों को एक साथ खोल दें, मान लो 3 नल कोई से भी ले लो आप, जैसे ABC 3 नल ले लें, तीनों में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 12 घंटे में भर देते हैं, ऐसे मान लो। एक नल 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 15 घंटे में, है ना। तो जैसे ए नल तो 10 घंटे में भर सकता है और बी नल 15 घंटे में भर सकता है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा नल उसे कितने घंटे में खाली कर सकता है। अब तीसरा नल की क्षमता आपसे पूछी गई भी है, तो मान ली तीसरा नल उसे कितने घंटे में खाली कर सकता है। अब देखो उसका तो पता है नहीं अपन को, तीसरा नल भर सकता है वो आ जाएगा, है ना। जैसे ये भर रहा है, ये भर रहा है, तो तीसरे वाले का भरना आ सकता है आपके सामने। अब खाली कितने में करेगा ये आपसे पूछा, इसलिए उसको माइनस में लेना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो इसकी क्षमता वो माइनस में लेनी पड़ेगी। तो आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा 1/12 तीनों की, इसकी 1/10, इसकी ले लिया अपन ने 1/15। अब इसकी जो क्षमता है वो माइनस में लेनी पड़ेगी क्योंकि खाली करना है 1/x। इसको उधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, लैसे ले लेंगे फिर, तो 1/x हो जाएगा। इसको इधर ले आओ 1/10, 1/12, ये एक घटा दो इसमें से, है ना, 2 नंबर से। ठीक है, उसका खाली करने वाले का अपना आप आ जाएगा। अब लैसे ले लीजिए आप, तो 60 लैसा आ जाएगा 6 बार, 4 बार और 5 बार। तो आप कह सकते हैं कितना आ गया, 10 में 5 गया तो 5/60, यानी 1/12। और पलटा मारोगे दिन निकालने तो 12 दिन आ जाएगा एग्जैक्टली। तो 12 घंटे में खाली, घंटे में पूछा तो 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो आपका आंसर आएगा 12 आवर्स, मतलब 12 घंटे में खाली कर देगा। तो ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ भी लैसे ले सकते हो आप और इसकी क्षमता में से दोनों की क्षमता घटा सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा। तो ये भी तरीका, दोनों तरीके आप इच्छा जिससे कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 60 किलोमीटर गति से तय करती है। तो 4 क्रमिक दूरियां भी औसत गति बतानी है। औसत गति निकालने के लिए क्या करते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। तो देखो ये दे रखी है आपको, चाहे कितनी भी दूरियां हो, बस आपको एलसीएम मेथड से करना है। पहला वाला 10 दे रखा है, दूसरा वाला 20, 30 और 60। तो अपना बेस्ट मेथड है, पहले लस ले सकता, लस आ जाएगा इनका 60 और लस को उससे गुणा करना जितनी चालें दे रखी हैं। 4 चालें दे रखी है तो 4 से गुणा करो, 5 चालें देते तो 5 से गुणा करता है। ठीक है, तो 10 का भाग दो, आप कितनी बार जा रहा है आप टोटल देख लीजिए, 6 बार, 3 बार, 2 बार और 1 बार, जोड़ो ये हो गया 12 आपका। तो 12 का भाग लगा दो बस, ये 12 का भाग लगा दिया आपने। अब काटो 12 कम 12, 12 पंजे 60, तो 5 चौक 20 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली आंसर आएगा आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी में दे देता हूँ मैं। तो आंसर होगा आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें 2 ऑप्शन है। तो आंसर होगा आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 था आपका। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अगला क्वेश्चन जब नोटिस कर रहे हैं आप, तो क्वेश्चन नंबर 15 है। ये भी समय चाल दौर का नाव और धारा प्रॉब्लम्स है। एक आदमी स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता था। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले धारा की दिशा में चाल निकालेंगे अपन। तो आप जानते हैं धारा की दिशा में चाल एक होती है, वो होती है नाव प्लस धारा। तो ये होगी धारा की दिशा में चाल। एक होती है भाई धारा की दिशा में चाल नाव माइनस धारा, ये होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो निकाल दिया अपन। तो वह आदमी 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने और वापस आने में कितना समय लेता है। धारा के विपरीत जाने और वापस आने में कितना समय लेता है।
जाने और आने में कितना समय लग रहा है, टोटल ये बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो जाने में कितना समय लगेगा और आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब अगर बात करें आपके सामने विपरीत जाने में, देखो 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने और आने में, तो देखो तो जाने में कितना समय लग रहा है, जाने में देखो अगर बात करें तो अपन हाँ तो कितनी है दूरी, कितनी है 6, और किस चाल से गया 5 से, ये जाने में लगने वाला समय। अगर हम बात करें आने की तो 6 दूरी आएगा वापस, लेकिन चाल क्या रहेगी 1 रहेगी, तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ये तो जाने में और एक आने में। अब इन दोनों को सोल्व कर देंगे अपन, तो यहाँ से निकालेंगे 5 का पहाड़ा बोलो, 1 पंजे 5 है ना, इसको अलग अलग निकालेंगे, 1 पंजे 5, 1 से 1/5 हो गया, और ये 6 घंटे पूरे पूरे हो गए। तो 6 घंटे तो देखो पूरे पूरे 1 घंटा ही है, टोटल हो गए आपके 7 घंटे। तो 7 घंटे तो हो गए पूरे पूरे भी। अब 1/5 घंटे को मिनट में बदल लो, 1/5 घंटे मिनट में बदल के 60 से गुणा करो, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो 7 घंटे तो पूरे पूरे और 12 मिनट हो जाएंगे, तो 60 घंटे 12 मिनट लगेंगे पूरे पूरे। जाने और आने में जो समय लगेगा तो 7 घंटे 12 मिनट लगेगा, ऐसा आप कर सकते हैं। तो पहले धारा की दिशा में चाल और धारा की दिशा में चाल निकालना, नाव प्लस धारा और नाव माइनस धारा, ऐसा आपको निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, जो आप नोटिस कर रहे थे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपको, देखो सुनो, ये लासमझ क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो दो संख्याओं का योगफल दे रखा है आपको 105 और अंतर दे रखा है 3। तो मैं क्या, दो संख्याओं का योगफल है x + y 105 है, और अंतरफल दे रखा है x - y, ये 3 है। यदि उसका मासा 3 है तो लसा ज्ञात कीजिए। मासा 3 है तो लसा ज्ञात करना, पहले संख्याएं तो ज्ञात करें। तो चलो संख्या ज्ञात कर ले, y से y कट गया, तो 2x = 108, तो x बराबर हो जाएगा 54, ये तो x का मान आ जाएगा। और दोनों का जो जोड़ है वो 105 है, तो y का मान कितना आ जाएगा, ये घटा दो 1 और ये आ जाएगा 51। तो y का मान 51 और x का मान 54। और हम ऐसे से पढ़ते हैं अपन का पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। अब लासा तो आपको निकालना ही है, अब मासा दे रखा है आपको t, जिसमें आंसर आ जाएगा 27 × 51 होता है, ये 27 बार कट गया, 27 को 54 से गुणा कर दो, जिसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो हर गुणा कर दो, 7 × 28, पीछे 8 आना चाहिए, पीछे क्या आना चाहिए 8, और एक ही ऑप्शन में पीछे 8 आ रहा तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका लासा, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली नोट कर दिया क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। तो ये था भी आपका क्वेश्चन नंबर 16, जो काफ़ी आसानी से हुआ और काफ़ी इजीली हो गया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 के बाद स्क्रीन पर दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपका, उसको नोटिस कीजिएगा और गौर से देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर तथा 1/5 कपड़ों पर खर्च करता है, फिर भी 400 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय बताइए। भैया जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए ना, उसको आप हमेशा 3 स्टेप में कीजिए, और चाहे कोई सा भी आ जाए, 2 टुकड़े हो, 3 टुकड़े हो, 4 टुकड़े हो, मेरे को सवाल याद नहीं करा रहा, पैटर्न बता रहा हूँ आपको। 3 टुकड़े हो तो 3 टुकड़ों को जोड़ दो पहले शुरुआत में, 4 टुकड़े हो तो 4 टुकड़ों को जोड़ दो, 2 टुकड़े हो 2 टुकड़ों को जोड़ दो, मतलब कुल मिलाकर जितने भी टुकड़े आपके सामने कर रखे हैं उन सब टुकड़ों को जोड़ दो। पहला काम तो ये करना है, ठीक है। तो चलो मैं टुकड़ों को जोड़ देता हूँ। लासा ले लेते हैं 15, 3 का भाग दो 5 बार, ये 2 और ये 1, जोड़ दीजिए, टोटल हो जाएगा 8/15। तो पहला काम तो ये करना है, हमेशा याद रखिएगा। दूसरा काम जो आप निकाला वो 1 में से घटाना है आपको, 1 में से 8/15 आपको घटाना है, तो इधर गुणा होगा, 15 में से 8 गया तो 7/15, तो ये दूसरा काम करना होगा। अब जो आपका आंसर आ रहा है वो बराबर करना आपको जो मान दे रखा है उसके, तो 7/15 बराबर हो जाएगा आपका 400, ये करना है। 7/15 बराबर हो जाएगा आपका 400, ये पॉसिबिलिटी आपकी बिल्कुल सिंपली नोटिस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 3 का भाग दिया, यहाँ पर 3 का भाग 5 बार गया था, कोई दिक्कत नहीं। 5 का भाग दिया था अपन ने 3 बार, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, करेक्शन कर लेते हैं। जगह में सुधर संख्या कैसे मिस्टेक है, ये कैलकुलेशन वाली किसी मिस्टेक को देख लीजिए। तब 5 बार दिया सही है, 3 बार गया तो यहाँ 6 आना चाहिए था, है ना। 5 का 3 बार गया 3 आना चाहिए था, ये हो जाएगा 11 14/15 हो जाएगा। अब यहाँ सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, 1 में से घटाएंगे, 1 - 14/15 यानी कि 1/15। अब तीसरी स्टेप में 1/15 को बराबर करना है आपको 400 के, तो 15 को इधर गुणा कर दो, तो 1 भाग बराबर हो जाएगा आपका 15 चौक 60, 6000 रुपये। तो आपका जो एग्जैक्टली आंसर होगा उसकी मासिक आय जो निकल के आएगी वो होगा आपका 6000 रुपये। तो 3 स्टेप में करना, पहले जितने भी टुकड़े सबको जोड़ दो, फिर 1 में से घटा दो, और जो शेष आ रहा है उसको जो मान दे रखा है उसके बराबर करके 1 का मान निकाल दो, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 18, क्या कहता है आपका, 28 सेंटीमीटर वाले वर्ग के भीतर बना जा सकने वाले
सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो 28 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है अपने पास, ये वर्ग मान लीजिए। अब 28 सेंटीमीटर भुजा है, ये भुजा 28 सेंटीमीटर है, इसके अंदर एक वर्ग बना रहे हैं। अष्टभुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए गए बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ये। अब देखो वर्ग अगर बनेगा तो सारी भुजा टच होनी चाहिए, अपन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर भुजा के व्यास बराबर होगा, अगर ये 28 होगा तो व्यास भी कितना होगा 28, त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी 14 आ जाएगी। अब 14 त्रिज्या के वर्ग का क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। तो 22/7 14 × 14 होगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 616। मेरे विद्यार्थियों को डायरेक्ट याद करवाता हूँ, 7 त्रिज्या के लिए 154, 14 त्रिज्या के 616, और अगर हम बात करें आपके सामने 21 त्रिज्या की तो 2106 ऐसे आ जाएगा। इस प्रकार से डायरेक्ट ही बताते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्या कहता है, देखो सुनो। 6 सेंटीमीटर भुजा का शीशे का घन पिघलाया जाता है और उससे फिर 27 समान घन बनाए जाते हैं, तो नए घनों की भुजा क्या होगी। तो आप जानते हैं, देखो सबसे अच्छी बात, संख्या जब भी निकालने के बोले ना आपको, संख्या निकालने का आसान तरीका है, बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग लगा दो। बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, इसका भाग लगा तो संख्या आ जाती है। और यहाँ तो संख्या दे रखी है आपको, तो संख्या कितनी दे रखी है 27, और बड़े घन की बजाय कितनी दे रखी है आपको 6, इसका आयतन होगा 6 का क्यूब, और छोटे घन की बजाय a मान लो तो a क्यूब हो जाएगा। अब सोल्व कर दो, 3 से 2 बार 9 बार, 3 से 2 बार 3 बार, और 3 से 2 बार ये a क्यूब इधर भेज दो, a क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 8, a बराबर हो जाएगा 2। तो छोटे घन की जो भुजा आपके सामने निकल के आ रही वो निकल के आ जाएगा भाई आपको 2, मतलब छोटे घन की भुजा कितनी हो जाएगी आपकी 2। ये क्वेश्चन था घन का, बिल्कुल सिंपली आयतन टॉपिक से लिया गया था और ईजी है। अब आते हैं बहुत प्यारे और अच्छे क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें 3 चीज़ें बोली है। देखो, एक शंकु है, एक गोलार्ध है और एक बेलन है। देखो शंकु की बात करें तो शंकु का जो आयतन है, सबका आयतन की बात करिए तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, ये शंकु का आयतन होता है। फिर बोला गोलार्ध, है ना, और एक बेलन बोला है। देखो गोलार्ध बोला है ना, गोल प्लस अर्ध मतलब आधा गोला, ये आधा गोला बोला। गोला बोलता तो पूरा गोला, आधा गोला बोला तो पूरे गोले का 4/3 πr³ होता है, आधे गोले का होता है 2/3 πr³ होता है। और इसके बाद बोला है बेलन, बेलन का आयतन होता है πr²h, इनके आयतन में अनुपात छी, जहाँ पर h बराबर 2r है, ऊंचाई व्यास के बराबर है, तो h बराबर 2r है। जहाँ h दिखाई दे वहाँ 2r रखना। तो जो जो कट रहा है उनको काटो, पहले पाई से पाई काट दो सब में, और h बराबर 2r रखो सब में। तो r² 2r/3 और 2/3 r³ r² और 2r, r² को r से गुणा किया था r³, यहाँ भी r³ और यहाँ भी r³ हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास 2/3, हाँ ना, यहाँ सॉरी इसमें हाँ 2 था, 2 तो बचेगा 2/3 और ये 2/1, ल से ले लो अब इसका 3, यहाँ आ जाएगा 2 2 और 3, तो ये हो जाएगा आपका 6 बार, 3 बार जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपका एग्जैक्टली जो आंसर डिनोट किया जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर जो संख्या है ना सेम आ गई, देखो इसमें, क्योंकि 2/3 πr³, क्योंकि इसमें अगर गोलार्ध वास्तव में अर्ध गोला है तो फिर आंसर यही देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो कह सकते हो 1:1:3 होगा। अगर आप ऑप्शन आंसर मैच करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर 4/3 πr³ लेना पड़ेगा और 4 लेना पड़ेगा, तो फिर 1:2:3 कह सकते हो, फिर वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये अर्ध गोला दे रखा है, गोला करना पड़ेगा और गोले का आयतन करा, तब जाके ये आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मान लो ये काट दिया अपन ने, अब ये गोला है मान लो, है ना। अगर आप ऑप्शन आंसर में तो ये गोला है ना, अब गोला है तो ये 4/3 हो जाएगा, 4/3 πr³ 4/3 हो जाएगा। अब जैसे 4/3 होगा 4 हो जाएगा। अब 4 होते हैं, 1 बार कटेगा 2 से, 2 बार कटेगा 3 बार कटेगा, तो आंसर हो जाएगा 1:2:3। एग्जैक्टली आंसर पॉसिबल हो जाएगा ये वाला। अगर यहाँ गोला है तो, और अर्ध गोला है तो फिर 2/3 आएगा, फिर 1:1:3 आएगा। मैंने दोनों क्वेश्चन बता दिए, एग्जाम में दोनों में कोई सा भी आए तो आपको उसी का आयतन रखना है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। बहुपद x³ - 6x² + 11x - 6 के गुणनखंड हो। अब इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके भी हैं। पहला तरीका तो ये है कि देखो ये जितने भी मान दे रखे हैं इनको रख के देखो, और मानों को रखने से अगर आपका आंसर आ जाता है 0 बन जाता है तो फिर समझो वही आंसर है। जैसे मान लो सपोज करो कि x बराबर, जैसे ये डी ऑप्शन रख लेता हूँ मैं, मान लो जैसे ये रख रहे हैं अपन, तो यहाँ पर जैसे इसमें x बराबर क्या आएगा 1 रखना पड़ेगा,
फिर x बराबर 2 रखना पड़ेगा, फिर x बराबर -3 रखना पड़ेगा। ये सब रख के देखने पड़ेंगे आप, उन सबसे 0 आना चाहिए, तो तब जाके वो ऑप्शन आपका आंसर हो। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज़ तो कॉमन है, इसमें जो ज़्यादा बार नहीं रखनी पड़ेगी। तो x बराबर 1 रख के देखता हूँ। 1 जैसे रखोगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा। और 1 जैसे रखोगे यहाँ पर माइनस का 5 कितना 6 6 0, तो 1 रखने पर तो 0 आ रहा है, देखो चेक कर सकते हो आप। अब 2 रखिए, 2 का कितना 8 हो जाएगा, और 2 को इधर गुणा किया 6 चौक 24, और 24 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 16, माइनस का 16 है ना, माइनस का 10 हो जाएगा है ना। अब माइनस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 रखोगे आप 22 हो जाएगा। तो 2 रखो, देखो यहाँ पर यहाँ 8 होगा, और यहाँ 6 चौक 24 होगा। ठीक है, और 24, और यहाँ पर बात करेंगे प्लस प्लस वाला जोड़ देंगे यहाँ पर, तो देखो ये ले लो आप, ये 8 है ना, और यहाँ ले लेते अपन 2 का स्क्वायर कितना 4, 24 और 22 और ये 6। अब जोड़ दीजिए आप, ये प्लस प्लस वाला जोड़ दो कितना होगा 30, और 30 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये भी आ रहा है, बस एक और चेक करना है -3 वाला, मतलब एक तो x बराबर 1 आएगा और x बराबर 2 आएगा, -1 x -1 2 तो आना ही है, पहले दोनों में टाई हो रहा है, इसमें इन दोनों में हो रहा। अब या तो x बराबर 3 रखने पर 0 आएगा, या x बराबर -3 रखने पर 0 आएगा, तभी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। तो ये जल्दी ऑप्शन से करने का तरीका भी, और कोई विकल्प नहीं। जैसे मैं 3 रख के देखता हूँ, 3 रखा तो 27, और 3 रखो तो कितना 9, 9 छंग 54, और 3 रखो 33, और ये देखो इसको कैलकुलेट करके देखो आप, तो कैलकुलेट करोगे तो 60 आ रहा है, इसका मतलब 3 रखने पे आ रहा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इसका, क्योंकि 3 रखने पर आ रहा है, -3 रखने पर नहीं आ रहा, देन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो -1 रखने, 2 रखने, 3 रखने पर 0 आना चाहिए, और वास्तव में आ भी रहा है, बिल्कुल सिंपली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 जो आपने डिनोट किया आपके सामने। अब अगला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर नोटिस कर रहे हैं, इसमें रेखा चित्र है आपका सामने, और 2 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। इस रेखा चित्र को गौर से देखो। कोयले का उत्पादन लाख टन में दे रखा है आपको, इधर सन दे रखा 86 27 28 89 90 91 92 93 94, ये सन आपको दे रखे हैं, और इधर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, जो उन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे अपन और उनके जवाब देंगे अपन। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 22 और 23 2 क्वेश्चन है इस चार्ट में अपने। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 1990 में कितना कोयला का उत्पादन हुआ था। तो आपसे बोला 1990 में कितना कोयला का उत्पादन हुआ था, तो चलो 1990 का ग्राफ देखेंगे अपन। तो 1990 का ग्राफ देखिए, 1990 का ग्राफ जब हम देखने जाएंगे, नोटिस करना, तो 1990 में कितने टन का उत्पादन हुआ देखो। अगर यहाँ की बात करें अपन देखो, तो इससे मिलाएं तो इसके बराबर नहीं है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर आप देखो एग्जैक्टली ये ग्राफ बराबर में टॉपी पर नहीं लिख रखा है, जिससे एग्जैक्टली पॉसिबिलिटी नहीं कर सकते। अब देखो इसके बराबर है कह सकते, थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं इससे, है ना। तो अपन 40 लाख टन लगभग, अगर इससे ऊपर है तो वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो वो नोटिस करेंगे अपन गौर से। देखिए क्या ऑप्शन में दे रखा है आपको, 40 लाख टन दे रखा है, देखो है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर मानो तो ये बराबर में नहीं दे रखा है भैया, तो अभी तो फिलहाल आप 40 लाख टन मानो कि उसके बराबर अपन ले रहे हैं। अगर मान लो हल्का सा भी उससे ज़्यादा, तो 45 लाख टन हो जाएगा, अभी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित कौन से 2 वर्षों में कोयले का उत्पादन एक समान हुआ है। ऐसे 2 वर्ष बताने जो कोयले का उत्पादन एक समान हुआ है अभी, तो वो सन आपको बताने कौन कौन से हैं जिनमें कोयले का उत्पादन एक समान दिखाई दे रहा है आपको। तो नोटिस करो और गौर से देखिए। तो आप 2 नोटिस करो, एक तो ये 1992 में दिख रहा होगा, और एक दिखाई दे रहा है 1988। इनमें लगभग सेम है, देखो अगर आप देखोगे तो, है ना। तो 1988 और 1992, ठीक है। ग्राफ बनाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो 1988 1992 कह सकते हो आप, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए कह सकते हो, 1988 और 1992 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके सामने पॉसिबल इवेंट। ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका इस प्रकार का। अब आ जाता है